नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रवासी भारतीय लेखिका अनिल प्रभा कुमार की कहानी बहता पानी। तो आइए सुनते हैं कहानी। मालूम था उसे कि इस बार कुछ बदला हुआ जरूर होगा। मायका होगा, माँ नहीं होगी। पीहर होगा, पिता नहीं होंगे। भाई के घर जा रही है, भाभी होंगी, भतीजी ससुराल में होगी। कैसा लगेगा? इस प्रश्न के ऊपर उसने दरवाजे भिड़ा दिए थे। एक दर्शक की तरह तैयार थी भाभी का चलचित्र देखने के लिए। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक रुलाई सी दिल पर से गुजर गई। क्या इस बार उसे लेने कोई भी नहीं आया? भीड़ में ढूंढती रही अपनों के चेहरे। भीतर बाहर सब देखकर जब फोन की तरफ बढ़ रही थी तो भाई दिख गया। उसका छोटा भाई, जिसके साथ लाड़ का कम और लड़ने डांटने का रिश्ता ज्यादा था। मैं तो तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। मैंने समझा शायद तुम बाहर होगे। भाई ने सूटकेसों से भरी ट्रॉली का हत्था अपने हाथ में ले लिया और आगे बढ़ गया। हमेशा ऐसे ही वह उससे मिलता है। मिलने की कोई औपचारिकता वह कभी भी नहीं करता। वह पीछे पीछे चल दी। भाई ने ऊपर की घंटी बजाई। वह वहीं उस चुप अंधेरे में दरवाजे पर ही खड़ी रही। पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार आई है। भाई ने उसका कंधा छुआ। चल ऊपर ही चल। वह चुपचाप उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर की मंजिल पर शायद नीचे का शोर पहुंच चुका था। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह उसे नहीं पहचानता। भाभी ने दरवाजा खोलने से पहले कहा, वहीं रुकिए दीदी, इसे 1 मिनट बांध लूं। वह फिर वहीं बंद दरवाजे के आगे खड़ी रही, जैसे घर के बाहर के लोग खड़े होते हैं। सभी थके थे। थोड़ी सी औपचारिकता के बाद सोने चले गए। वह पलंग पर लेटकर अपने परिवेश से पहचान बनाने लगी। यह पहले दादी का छोटा कमरा हुआ करता था। भाई की शादी हुई तो भाई भाभी का कमरा हो गया। फिर रिया बड़ी हो रही थी तो उसके पढ़ने का। भाई भाभी ने साथ का कमरा बड़ा करवा लिया था। रिया की शादी के बाद यह कमरा मेहमानों के ठहराने का, जिसमें आज वह ठहराई गई है। वह छत पर नजरें गड़ाए बीते हुए को ढूंढती रही, जैसे साबुन के बनाए बुलबुलों के साथ खेलती हो। इंद्रधनुषी बुलबुले हाथ में आते और गुम हो जाते। कहीं आधी नींद में दादी के साथ पलंग पर लेटकर कहानी सुन रही है। हमेशा एक ही कहानी। एक राजकुमार राजकुमारी को किसी राक्षस के चंगुल से छुड़ाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में एक साधु मिलता है जो उसे राजकुमारी तक पहुंचने का रास्ता बताता है। साधु ने कहा, पर शर्त यह है। दादी जोर देकर उसके चेहरे के भाव देखकर रुक जाती हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम्हें छलने के लिए पीछे से बहुत आवाजें आएंगी, पर तुम बस पीछे नहीं देखना, नहीं तो पत्थर हो जाओगे। वह फटी हुई आंखों से कहानी सुन रही है। उसकी नींद खुल गई। उठकर बाहर आ गई। कोहरे की खुशबू में अपने देश की सुबह को जीती रही। पापा भी तो यूं ही बालकनी में खड़े होकर दिल बहलाया करते थे। दोनों खंभों के बीच खड़े वह फ्रेम में जड़े किसी चित्र से ही लगते थे। पिछली बार जब वह वापस अमेरिका जा रही थी तो एयरपोर्ट पर विदा करने जाने की उनमें शक्ति नहीं बची थी। यूं ही गर्म दुशाला ओढ़े उसी खिड़की में चित्रवत से खड़े हाथ हिलाते रहे थे, तब तक जब तक गाड़ी एक तरफा सड़क पर आगे बढ़कर चक्कर मारकर दोबारा घर के सामने से नहीं गुजर गई। वही उनका बालकनी में खड़ा विदा देता चित्र उसकी स्मृति में उनका आखिरी बिंब है। पता नहीं वह कितनी देर और यूं ही खड़ी रहती, पर थक गई। चाय की इच्छा ने जोर मारा। बाहर से गेट के खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। वह बाहर आ गई, फिर रसोई घर की तरफ मुड़ी। गैस पर एक छोटे पतीले में थोड़ी सी बची हुई चाय थी। भाई भाभी काम पर निकल चुके थे। देख, तेरी माँ नहीं बैठी है अब वहां पर। भाई पूछता है, यही बहुत है। मेहमान की तरह रहना, उसके पति ने चलने से पहले समझा दिया था। क्यों?
मेरे बाप का घर है, उसने अधिकार से जवाब दे दिया। अब भाई का है, उन्होंने ठंडेपन से कह दिया। दीदी, वैसे यह तुम्हारा अपना घर है, पर तुम 4 दिनों के लिए आई हो, मेहमानों की तरह रहो, खुशी खुशी आओ और खुशी खुशी जाओ। जब भाई ने भी यही बात कही, और वह भी बिना किसी संदर्भ के, तो भीतर कहीं थोड़ी सी कचोट उठी। परदेश में बसी बेटियां और बहनें मेहमान तो वे हो ही जाती हैं, भूल जाती है वो यह बात। पिछली बार जब आई थी तो रिया की शादी नहीं हुई थी, पापा नीचे वाले घर में ही रहते थे। उसने ध्यान दिया कि वह जब भी ऊपर होती है, रिया हमेशा नीचे चली जाती है, और जब वह नीचे पापा के पास होती, रिया ऊपर चली जाती। और अगर वह भी कहीं उसी वक्त ऊपर पहुंच जाती, तो भाभी भतीजी दोनों अपने कमरे में घुस-पुस कर रही होती। वह यूं ही बेकार सी उनके सामने से 2-3 बार गुजरती। कोई उसे अंदर आने के लिए नहीं कहता था। उसे वहां उस घर में अपना होना इतना फालतू लगता कि वह कमरे में आकर डायरी में बस एक सवाल लिखती, मैं यहां क्यों आती हूं? कब से तैयार होकर ड्राइवर के आने का इंतजार कर रही है। भाई आया, रिया के नाना नानी को एक और गाड़ी की जरूरत थी, तो ड्राइवर को मैंने वहां भेज दिया है। जाहिर था कि दूसरी गाड़ी भाभी काम पर ले गई थी। तमतमा गई वह, इन्हें किसी के वक्त की परवाह नहीं। अच्छा होता अगर पहले ही बता दिया होता। मैं टैक्सी ले लूंगी, यह अमेरिका नहीं है, अकेली औरतों का टैक्सी में घूमना खतरनाक साबित हो सकता है। उसके पैरों में बेड़ियां डालकर वह बाहर निकल गया। उफान थमा तो उसने माधवी को फोन मिलाया। वह मिल भी गई। चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग तो करवा दे। माधवी खुशी से राजी हो गई। याद है, कॉटेज एम्पोरियम से हम दोनों ने कितनी सुंदर साड़ियां ली थी। अब तो नया खुल चुका है, मालूम है, हैंडलूम हाउस चले। अब तो वह बंद भी हो गया है, तो फिर चांदनी चौक चलते हैं। तू पुरानी जगहों से इतनी चिपकी हुई क्यों है? माधवी की आवाज में सवाल नहीं, खींच थी। पता नहीं, शायद वह मेरी सुखद स्मृतियों के स्थल हैं। तुम लोग जो बाहर से आते हो ना, पुरानी बातें बहुत करते हो। जहां जिस जगह जिस समय देश छोड़कर विदेश में बसते हो, बस उसी समय के ताने बाने में बंद हो जाते हो और सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से वहीं रुका थमा खड़ा होगा। उसने माधवी की बात का जवाब जैसे कहीं बहुत गहरे से दिया। शायद मैं उसी पुरानेपन, उन्हीं बिछड़े सुखों की तलाश में लौटती हूँ। वह मेरी कंफर्ट जोन है। इस नएपन में मेरी पहचान खो जाती है और मैं अपने को गंवाना नहीं चाहती। गुम तो तू हो ही चुकी है 2 संस्कृतियों के चक्कर में। नहीं, मैंने अपने संस्कारों और मूल्यों को नहीं छोड़ा, उसने प्रतिवाद किया। वही 30 साल पुराने मूल्य ना? उसने सहेली के व्यंग का जवाब ही नहीं दिया। जाने से पहले एक बार अपना घर तो देख लेने दे, उसने आखिर भाई से कह ही दिया। अच्छा, उसने अनमना सा सिर हिला दिया। शाम को ले भी गया। आंगन पार कर वह जल्दी से बाएं कमरे की ओर मुड़ गई। वहां से पलंग हट चुका था। एक मेज, एक कंप्यूटर, कुछ कागज, एक फाइल कैबिनेट। शायद भाई ने वहां अपना ऑफिस बना लिया था। वह खाली खाली आंखों से सब घूरती रही, ढूंढती रही अपने पिता की याद को, जिसे वह यहां छोड़कर गई थी। आदी हो गई थी उन्हें इसी जगह पर लेटा हुआ देखने की। इस जमीन के हिस्से पर जिंदगी की लिखावट बुरी तरह से घिचमिच हो गई थी। अब उसी हिस्से पर पड़े थे एक मेज, कुछ फाइलें और उन पर पड़ी हुई धूल। वह बाहर निकल आई। रसोई के साथ लगा उसका अपना कमरा था। उसने धीरे से दरवाजे पर उंगलियों का दबाव डाला। कमरा अंदर से बंद था। भाई ने दूसरी ओर से जाकर कमरे में लगे ताले को खोल दिया। खुलने पर अंदर से धूल की गंध आई। वह कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। एक अजीब सी झुरझुरी उसके बदन से गुजर गई, जैसे यह कमरा एक बड़ी सी लिफ्ट था और इसके अंदर रहकर अतीत में उतरने का अधिकार सिर्फ उसी को था।
जैसे किसी योगी को किसी ने बक्से में बंद कर दिया हो और उसे कुछ समय भूमिगत समाधि में बिताना था। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहां अकेले रहना चाहती हूं। बिना प्रतिवाद किए भाई हट गया। उसने गहरी सांस ली, जैसे ऐसा करने भर से यादों के कुएं से वापस ज्यों का त्यों लौटने का साहस आ जाएगा। कमरा अंदर से बंद कर लिया। उस जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां उसकी पढ़ने की मेज थी, जहां उसने एमए की पढ़ाई की थी। वहां कुछ बंद पेटियां पड़ी थीं। यहां उसकी चारपाई हुआ करती थी। उसने अंदाजा लगाया, इस अलमारी में उसके फ्रॉक थे जो सलवार कमीजों में और फिर साड़ियों में बदल गए। उसके सेंट की खुशबू कपड़ों में उतर जाती थी और उसी महक का झोंका अलमारी खोलते ही बाहर आ जाता। अपनी अलमारी पर भाभी का लगा ताला देखकर एक कातर सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। एक पुराना लोकगीत कलेजे पर दर्द की लकीर खींच गया। भाभियां मारन जंधरे नी माए, मेरा हुन कोई दावा भी ना। वह धीरे धीरे कमरे में एक जगह से दूसरी जगह जाकर खड़ी हो गई। एक एक कदम से कितनी यादों, अनुभवों और भावनाओं का सफर तय कर लिया। दीवार पर लगी मां की बड़ी सी तस्वीर पर दृष्टि रुक गई। वह पास आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर को छूना चाहा, पहुंचा नहीं। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी। तस्वीर देखते हुए एक बड़ी दुर्दमनीय इच्छा उठी, मां के गले लगने की। उसने आंखें बंद कर लीं। होंठ कांपे और पता नहीं कब वह फूट फूट कर रो पड़ी। यह भी कोई मायके आना हुआ। मां, तेरे घर में मुझे पूछने वाला कोई नहीं। नी कनका निसरियां धियां क्यों बिसरियां माए, दूरों ते आई सी चल के नी माए, तेरे दर बिच रही या खलो, भाभिया ने पुछिया नहीं सुख सुंडिया हाय, बीरा न दिता ई प्यार, नी कनका लंबिया धियां क्यों जमिया नी माए। खड़ी न रह सकी, वहीं बक्सों पर बैठ गई। कातिल हमेशा अपने जुर्म के स्थान पर लौटता जरूर है, पर उसने तो कोई अपराध नहीं किया। उसका स्रोत है, मूल है यहां, इसीलिए लौटती है। पागल, गंगा क्या गंगोत्री से मिलने लौटती है? वह तो सागर की ओर ही बढ़ती है, उसी में समाहित हो जाती है, जैसे मां ही समझा रही थी। बहन मेरी, तुम जीजा जी और बच्चों में मस्त रहा करो, हमारी फिक्र मत किया कर, हम मजे में हैं। भाई ने भी तो उसे उसकी दिशा बता दी थी। जब पति, बच्चे, काम और वहां के संबंधों के साथ एक नए देश और नई संस्कृति के साथ जूझते हुए पस्त हो जाओ, तो क्या तब भी इच्छा ना हो अपने उसी सुखद अनुभव में फिर से गोता लगाने की? वह अपने से ही सवाल करती है। जिस पानी में तुमने गोता लगाया था वह तो कब का आगे निकल चुका। तुम एक ही पानी में डुबकी बार बार नहीं लगा सकते। पानी वही नहीं रहता। माधवी के गुरुजी ने कभी कहा था। वह देखती है वही अब उसका कमरा नहीं रहा, रिया का भी नहीं रहा। यह जो है शायद यह भी नहीं रहेगा। हर बार कुछ नया होगा। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे ध्यान में हो। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वह बाहर निकल आई। भाई उसके चेहरे की ओर देखता रह गया। इस सारे समय के दौरान उसने बहन के चेहरे पर कभी इतनी शांति नहीं देखी थी। सामान गाड़ी में लद चुका था। हंसकर सबसे गले मिलकर विदाई ली। न कोई आंख भीगी, न किसी ने तड़प कर पूछा, अब कब आएगी, जल्दी आना। उसने उम्मीद भी नहीं की थी। कार एक तरफा सड़क से होकर आगे बढ़ गई, फिर वापस घूमकर घर के सामने आ गई। जानती थी कि आज बालकनी के चौखटे में जड़ी वह लंबी दुर्बल आकृति विदा नहीं दे रही होगी। फिर भी बड़ी तीव्र इच्छा उठी आखिरी बार उधर देखने की। मत देख पीछे मुड़कर, पत्थर हो जाएगी। पता नहीं कहां से किसने उसे चेतावनी दी। वह सिर सीधा किए गड्ढमड्ढ होती रोशनियों को देखती रही। गाड़ी आगे की ओर बढ़ गई।